हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर पी है, ये आपका 3 जनवरी का पेपर 2 है ये आपका। ठीक है, तो क्या है ये 3 जनवरी का आपका पेपर 2 है, सेट नंबर पी है। और आप लोगों के लिए मैं सारी जो आपकी पेपर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, उसकी मैं एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपने डेट का जो आंसर की है उसको चेक करने के लिए आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लें। और उन स्टूडेंट्स के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी जो मुझे कंटिन्यूस हो सकता है किसी आंसर के लिए मैसेज कर रहे हो और उनका जो कमेंट है वो मेरे सामने अभी तक हाईलाइट ना हुआ हो, उनके लिए आई एम सॉरी। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मेजॉरिटी बेसिस पे किसी भी आंसर की के लिए प्लीज़ डिमांड कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे नेक्स्ट आंसर की जो है वो मेजॉरिटी बेसिस पे आप कौन से डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जिसके लिए आते हैं वो मेरे सामने हाईलाइट हो जाता है वो डेट कि हाँ इसकी आंसर की बनानी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। बाकी क्या है कि अगर 10 लोगों ने डिमांड किया है और 10 अलग अलग डेट की डिमांड कर रहे हैं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन से की मानूँ, किसकी आंसर की मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि एक दिन में सारी तो डिस्कस मैं कर नहीं सकती हूँ। बट हाँ ये है कि मेजॉरिटी में जो कमेंट्स होते हैं वो अपने आप से हाईलाइट हो जाती है वो डेट। जैसे कि 3 जनवरी पेपर 2 जो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स थे आपके, दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और प्लीज़ इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानिए कि मेरा कमेंट मैं बहुत बार कर चुका हूँ और आपने अभी तक देखा नहीं है। हो सकता है वो कमेंट मुझसे मिस हो गया हो या वो मेरे सामने हाईलाइट नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी आंसर कीज़ आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँ, बट ये बहुत ज़्यादा है। 43 करीब शिफ्ट्स 43 करीब आपके पूरी मिला करके देखा जाए तो 2 अगर पेपर मिला करके देखा जाए तो हो जाती है, जो कि काफ़ी है। फिर भी उनमें से मैंने 26 आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। फिलहाल मैं थोड़ा सा बिजी हूँ अपने हाउस होल्ड के कुछ काम में भी, बच्चे की उसमें भी, तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बुरा ना माने और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी जो भी डिमांड है आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी आंसर की डिस्कस हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। ठीक है, द सोशल एक्सपेक्टेशंस एट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज रेफर्ड टू एज, इसको हम कहेंगे सोशल नीड्स। ठीक है, जो भी आपकी विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा क्या कहा जाती है, तो वो आपकी विकासात्मक आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, सोशल नीड्स कहेंगे। 2 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट, यानी कि विकास जो है वो क्या है आपका, विकास क्या है आपका, प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू द बॉडी इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन, जिसको कि हम सेंटर टू पेरिफेरी भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, शरीर के मध्य से बाहर की ओर दिशा में विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, एक असर्शन दिया हुआ है आपको, फिर उसका रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन क्या है आपके सामने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस क्वाइट रैपिडली टिल मिडल चाइल्डहुड देन कम्स टू स्टॉप। तो ऐसा नहीं होता है कि वो मिडिल चाइल्डहुड तक रैपिड होगा फिर उसके बाद में स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट लर्न न्यू थिंग्स आफ्टर द स्टेज ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, ये भी रॉन्ग हो गया कि मिडिल चाइल्डहुड के बाद में बच्चा कोई चीज़ सीख ही नहीं सकता। हिंदी में क्या है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से होता है और फिर ठहर जाता है, और मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही कथन क्या है, रॉन्ग है आपके। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर दोनों ही आपके क्या है, फॉल्स है। 4th नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनैक्ट सीन्स फ्रॉम अ पॉपुलर डांस रियलिटी शोज इन देयर प्ले। तो यहाँ पे आपका हिंदी में क्या है कि विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। मतलब सोच लीजिए बच्चे जो है वो डांस इंडिया डांस जो शो आता है उसके बारे में पूरा एक्टिंग करके दिखा रहे हैं, एक जज बना हुआ है, बाकी सब उसको वो कर रहे हैं। तो ये किसका इन्फ्लुएंस है ये पूछा गया आपसे, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका आंसर क्या रहेगा, ये मीडिया का इन्फ्लुएंस है। 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आप लोगों के सामने, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन विच स्टेज चाइल्ड गेन द एबिलिटी टू सीरिएट नंबर ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जब वो सीरिएशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता रखता है, तो होगा आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि रिफाइंस करता है और ट्रांसफॉर्म करता है मेंटल स्ट्रक्चर को, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। जैसे ही आपका इक्विलिब्रेशन हिलता है तो आप अपने मेंटल स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करने की ज़रूरत होती है तो चेंज करते हैं।
सोचिए हर सिचुएशन में अगर आपकी जो सोच है वो आने वाली सिचुएशन के साथ मिल जाए तो आप हमेशा इक्विलिब्रेशन में रहेंगे। जब तक आपका इक्विलिब्रेशन हिलेगा नहीं तो आप ना तो नई परिस्थिति को सीखेंगे, ना ही नई परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकेंगे। तो इक्विलिब्रेशन जो है वो आधार बनता है रिफाइंस का और ट्रांसफॉर्मेशन का मेंटल स्ट्रक्चर्स के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर आपका होना चाहिए इक्विलिब्रेशन। हिंदी में हम इसको कहेंगे संतुलीकरण। ठीक है, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम अ टीचर गिव देम हिंट एंड हाफ सॉल्व एग्जांपल ऑफ टू असिस्ट देम। तो क्या होगा इसका आंसर कि एक विद्यार्थी को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उनकी सहायता के लिए अध्यापकों ने उन्हें संकेत और आधे उलझे हुए सवाल दे देती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग और हिंदी में हम इसे कहेंगे पाड़। ठीक है, तो 7th का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि विच थियोरिस्ट असेस्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। किसने ऐसा कहा है कि विकास जो है वो संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में सुन लो, किसने कहा है, लेव वाइगोत्स्की ने कहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो क्या है, वन ऑफ द चीफ क्रिटिसिज्म ऑफ लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना जो है वो क्या है, ये पूछा जाए आपसे। देयर इज थ्योरी अंडरमाइंस द फीमेल पर्सपेक्टिव। ठीक है, फीमेनाइन पर्सपेक्टिव। तो इसका क्या होगा कि इस सिद्धांत में नारी परिप्रेक्षण गौण है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ मेल जो स्टूडेंट्स थे या जो थे लोग थे उनका सैंपल उन्होंने लिया था, लेकिन फीमेल्स का नहीं लिया था। उनकी राय नहीं जाननी चाहिए थी। अगर फीमेल्स को इंक्लूड करते तो शायद कुछ चीज़ें और बदल सकती थी, क्योंकि फीमेल्स को हम ज़्यादा इमोशनल मानते हैं, वो अलग तरीके से सिचुएशन में आपकी सोचती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 9th का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हार्वर्ड गार्डनर सजेस्टेड दैट देयर आर डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, तो इनमें से कौन सी उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि नहीं है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल बुद्धि उन्होंने नहीं दी है, हिंदी में बात करें तो व्यवहारिक बुद्धि नाम की कोई बुद्धि उन्होंने नहीं दी है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या है आपके, रॉन्ग है, नेगेटिव है। मल्टीपल इंटरप्रिटेशन यानी कि विविध स्पष्टीकरण। ठीक है, विविध स्पष्टीकरण फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आप लोगों के सामने, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट अप्रोच। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण जो है आपका उपयुक्त रहेगा। तो क्या होगा, द टीचर शुड रिस्पेक्ट एंड क्रिएट क्लासरूम एनवायरनमेंट विच सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट। टीचर को क्या करना चाहिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशन को बढ़ावा देता हो। तो आपका 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, चिल्ड्रन हु ऑफन सी देयर पेरेंट्स क्रॉस नॉर्मेटिव जेंडर लाइन्स सच एज मदर रिपेयरिंग द अप्लायंसेज एंड फादर टेकिंग केयर ऑफ बेबी। तो यहाँ पे क्या है, जो बच्चे अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, यानी कि जो रूढ़ियाँ चलती आ रही हैं उससे कुछ ऑपोजिट करते देखते हैं कि माँ जो है वो कुछ अप्लायंसेस को ठीक कर रही है और जो पापा हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी बेबी का ध्यान रख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे पूरी संभावना ये है कि जो बच्चे हैं इसके क्या होगा, कम संभावना ये है कि बच्चे जेंडर रूढ़िवादियों का अनुसरण करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने घर में उस चीज़ को देखा है कि ऐसी कोई रूढ़िवादिता हमारे घर में नहीं है। तो लेस लाइकली टू अडेयर टू जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, वो बच्चे कम अनुसरण करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, या हो सकता है ना अनुसरण करें। तो इसकी कम संभावना है वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 पे। द पर्पस ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो रॉन्ग है, टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर अमंग स्टूडेंट्स टू इंश्योर लर्निंग। तो आपका आंसर यही निकल जाएगा, जिसमें ऑप्शन में फर्स्ट नंबर है वो आपको फटाक से यहाँ से हटा देना है। फर्स्ट नंबर क्या है, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। तो ये रॉन्ग हो गया आपका। तो जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सीधा फोर्थ नंबर आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपके ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डायनेमिक असेसमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। जो आपका डायनेमिक असेसमेंट होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। डायनेमिक असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं गत्यामान मूल्यांकन।
क्या समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। द स्पेसिफिक लर्निंग नीड्स ऑफ अ चिल्ड्रन, जब आप डायनेमिक असेसमेंट लेंगे तो आप स्पेसिफिक लर्निंग, बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं को क्या करेंगे, समझ पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे ये है, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, जो बच्चे गिफ्टेडनेस के साथ आते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करने से बचना चाहिए। यहाँ इसको हमें ध्यान से पढ़ना है, क्या करने से बचना चाहिए, यानी कि नेगेटिव आंसर कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर हो जाएगा इम्प्लीमेंट टीचर सेंटर्ड करिकुलम। तो बिल्कुल नहीं होगा, गिफ्टेडनेस में आप बच्चे के साथ में क्या करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के साथ जाएंगे। 3 आपका आंसर हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड करिकुलम हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सिस्टम विच रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू, सभी एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, इन्होंने पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 2 वाला, अलाउ वेरिएशन इन लर्निंग पेस एंड पर्सपेक्टिव। क्या करना चाहिए हमें, वेरिएशंस को अलाउ करना चाहिए लर्निंग में, यानी कि विविधता को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप विविधता को स्वीकार करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की इंडिविजुअल नीड को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का आंसर हो गया आपका 17 का 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू पे अटेंशन इन क्लास, बिकम डिस्ट्रैक्ट इजीली, कैन नॉट सिट इन द असाइंड सीट। ये तो बहुत ही ईजी है कि एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर कभी बैठता नहीं है। तो इसको हम कहेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा बिल्कुल 19 का। क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड अवॉइड स्पीकिंग एनी टाइम व्हेन स्टूडेंट कैन नॉट सी हर फेस। ठीक है, उस टीचर को उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जब देखो जब बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टीचर की लिपसिंग को देख करके और देख पाएगा, समझ पाएगा कि टीचर क्या बोलना चाह रही है। तो उस टाइम पे जो बच्चे सुन नहीं पा रहे उनके सामने टीचर को कम से कम इस चीज़ से बचना चाहिए जब बच्चा उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है। मतलब अगर टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है तो उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि जो सुन नहीं पा रहे हैं बच्चे वो उनकी लिपसिंग को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं ना वो बोलने वाले की लिपसिंग देखते हैं कि वो किस तरीके से लिपसिंग कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं समझते हैं। तो इसलिए टीचर को बचना चाहिए कि विद्यार्थी जब उसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं उस वक्त वो ना बोले। ठीक है, चलिए इसके अलावा तीनों ऑप्शंस आपके नेगेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका, चूजिंग एक्टिविटी दैट प्रोवाइड स्कोप फॉर इंसाइटफुल एंड डाइवर्जेंट आंसर प्रमोट। तो इसका आंसर सीधा सीधा आपका हो जाएगा क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका 2 आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, जिसका सेट पी है, आप आराम से मिला सकते हैं क्वेश्चन को नंबर वाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, स्टूडेंट्स हु स्कोर लेस मार्क्स ड्यूरिंग एग्जाम शुड। जिन बच्चों के लेस मार्क्स आते हैं एग्जाम में उनको क्या करना चाहिए, वी प्रोवाइड विद नेसेसरी सपोर्ट एज पर देयर इंडिविजुअल नीड्स। 4th इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उसको सहायता देनी चाहिए एज अ टीचर आपको। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में एक और असर्शन और एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपका रीजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग इट इज़ एसेंशियल टू कनेक्ट न्यू मटीरियल विद समथिंग द चाइल्ड ऑलरेडी नोज। बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपका अधिगम जो है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से आपको जोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, जहाँ कहा गया है कि लर्निंग अकर इन अ लीनियर मैनर। ठीक है, लर्निंग कभी भी लीनियर मैनर में नहीं होती है। ठीक है, अधिगम जो है वो एक रेखीय तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा और आर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 22 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोशन ऑफ सक्सेस इन स्कूल नीड्स टू बी चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे हुई थी, बट फिलहाल मैं अपने कंक्लूजन पे ये पहुंची हूँ कि 23 का आंसर जो है आपका फर्स्ट होना चाहिए, स्टूडेंट अचीव सक्सेस इन स्कूल बाय प्रोवाइडिंग देमसेल्फ टू बी बेटर देन अदर्स। नीड्स टू बी चैलेंज, नहीं ये नहीं होना चाहिए। 23 का आंसर आपका होना चाहिए, शुड गिव इम्पॉर्टेंट 23 नंबर क्वेश्चन ना, 23 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से कि स्टूडेंट शुड गिव इम्पॉर्टेंस टू कॉग्निटिव एज वेल एज इमोशनल डोमेन वाइल कॉन्सेप्चुअलाइज सक्सेस। ठीक है, मैं फिलहाल इसको मान के चल रही हूँ, पर आप मेरी तरफ से ना
मैं इस क्वेश्चन को आपको फिलहाल अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं सोच पा रही हूँ, वो फिलहाल मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आप मेरी तरफ से स्टार मार्क लगा के चलना कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, क्योंकि मैं उसको जिस पेडागोजिकल वे में समझ पा रही हूँ उसको शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से, तो हम उसके लिए वेट करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपका, वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अ टीचर शुड अवॉइड। टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट। जब आप किसी एक संप्रत्यय को पढ़ा रहे हैं, क्या है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए, एक्सक्लूड करना चाहिए नॉन एग्जाम्पलर और एक्सेप्शंस को। ठीक है, जब आप किसी संप्रत्यय को पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड गैर उदाहरणों और अपवादों के सम्मिलन से आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा फोर्थ आंसर होना चाहिए 24 का मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड एम्फसाइज अपॉन। ठीक है, किस चीज़ पे आपको जोर देना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा 2 आपका, कि लर्निंग थ्रू प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपका इंटरेस्ट जो होगा किसी चीज़ को सीखने का वो कभी भी एक्सट्रिंसिक नहीं होता, वो इंट्रिंसिक होता है, यानी कि आपका बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं होगा, आपकी रुचि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको 2 सही आंसर दिए हुए हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन हिंडर्स स्टूडेंट्स लर्निंग। तो होपलेसनेस, जब बच्चा जो है निराश हो जाता है, वो उसकी लर्निंग में बाधा बन सकता है। विद्यार्थियों के अधिगम में बाधा कौन बन सकता है, निराशा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ड्यूरिंग द क्लासरूम डिस्कशन ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर अ चिल्ड्रन रिस्पॉन्स वाटर इज नॉट कलरलेस ऑन इंक्वायरी बाय द टीचर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कक्षा में जल संप्रत्यय पर चर्चा के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल जो होता है वो रंगहीन नहीं होता है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वो बोलता है कि हमारे घर का जो गंदा नाला है उसमें पानी जो है वो रंगहीन नहीं है, भाई काले रंग का होगा उसके यहाँ नाले में पानी। तो बच्चे की इस भ्रांति को, इस जो उसका एक मिसकंसेप्शन है, उसको टीचर कैसे दूर करेगी। टीचर क्या करेगी, उसके एक्सेप्ट करेगी उसके रिस्पॉन्स को। ठीक है, और उसको लॉजिक देगी कि वाटर कलरलेस क्यों होता है। इस जवाब को अपना लेना चाहिए टीचर को, और जल के रंगहीन होने का तर्क उसको बताना चाहिए। मतलब कि हाँ ठीक है बच्चे, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो कि आपके वहाँ गटर का जो पानी है वो ब्लैक दिखता होगा, लेकिन फिर भी क्या है, जल जो है वो रंगहीन होता है, और उसके बाद में आपको उसको तर्क देना चाहिए, ताकि बच्चे का मिसकंसेप्शन को आप अच्छे से दूर कर सकें और पोलाइटली दूर कर सकें। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग एम्फेसिस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस। ठीक है, तो किस पे एम्फेसिस देते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे वो ध्यान देंगे, कि जैसे कि वाइगॉत्स्की बात करते हैं, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम जो है वो किस चीज़ पे ध्यान देता है, सांस्कृतिक संदर्भ पे ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल व्हेन। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक गड़बड़ दिखाती हूँ जो हिंदी और इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। देखो, इस क्वेश्चन के 2 आंसर बनते हैं अगर आप इसको इंग्लिश में देखते हो तो। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, लर्निंग जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल होती है कब, जब वो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड मैनर में हो। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो गया आपका। लर्नर आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि लर्निंग सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल और इफेक्टिव होगी जब लर्नर जो होगा वो इंट्रिंसिकली मोटिवेट होगा। तो अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसके 2 आंसर बनते हैं कि आपकी कॉन्टेक्चुअलाइज मैनर में होनी चाहिए, यानी संदर्भ में सिखाना चाहिए। जैसे हम व्याकरण सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, तो हम कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए बच्चे को, ये अप्रोच हम मानते हैं। तो 2 आंसर बनते हैं आपके इंग्लिश में। लेकिन जैसे ही आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये तो संदर्भी रूप से लिखा हुआ है, लेकिन तीसरे का इन्होंने जो ट्रांसलेट किया है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ लिखा हुआ है इंट्रिंसिक फैक्टर, लेकिन ट्रांसलेट करने में क्या बोला है, आंतरिक कारण नहीं बोला है, बाहरी कारण बोला है। अब सीटेट के जो मैं क्या बोलूँ महानुभाव है वो इसमें कौन सा आंसर मानेंगे, इंग्लिश वाले में से सही मानेंगे या हिंदी वाले को में से एक्सक्लूड करते हुए इस फर्स्ट को सही मानेंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि हिंदी में बाहरी कारणों से अभिप्रेरित हो वो आपकी इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो सकती है। हम हमेशा आंतरिक कारणों से अभिप्रेरित हो बच्चा, तो उसको हम अच्छा मानते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका टेक्निकल इन लोगों का जो भी है एक गलती है, मिस्टेक है इन लोगों की प्रिंटिंग में या फिर जो भी है। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे कि सीटेट जो है वो किस तरीके से देता है, इंग्लिश वाले को मानता है या हिंदी वाले को मानता है। तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल मेरी तरफ से कोशिश है कि ऑथेंटिक आंसर की आप लोगों के साथ में शेयर की जाए। तो थैंक यू, आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर इसे शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।